Hey, hello, welcome to Chemistry and Ulkas यहाँ. So देखो, this is going to be the last video for F block element जहाँ पे हम lanthanides की बात कर रहे हैं, and this is the last topic where we are going to study about complexes and also about higher geometries and about shift reagent. Now when you speak about complexes, see देखिए complexes में हम लोगों ने D block elements के बारे में जितना भी हमने coordination chemistry पढ़ा है, यूजुअली जो पूरा का पूरा हम रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं वो ज़्यादातर सेंट्रिक होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए, ज़्यादातर हम पढ़ते हैं 3D सीरीज़ के लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक के लिए. बहुत रेयरली हम पढ़ते हैं जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट से डील करते हैं. सबसे पहली बात, लेंथेनाइड्स जो +3 आयंस होते हैं हाई चार्ज होने की वजह से फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को फेवर करते हैं. इसी हम लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स जब स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो आयन जितना छोटा होगा, जितना हेवीली चार्ज होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो लेंथेनाइड्स में तो ऑलरेडी उनके ऊपर +3 चार्ज होता है और ऊपर से वो हैवी चार्ज होने की वजह से साइज तो काफ़ी उनका बड़ा होता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग लेंथेनाइड्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि लेंथेनाइड्स जो होते हैं अपने सीरीज में काफ़ी बड़े होते हैं. अब यही रीज़न होता है कि आप 3D सीरीज के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा देखोगे और जो लेंथेनाइड्स होते हैं इनके कॉम्प्लेक्सेस आप काफ़ी कम देखोगे. सिर्फ कम होना और ना बनने में फ़र्क है. मैं ये नहीं कह रहा कि लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, वो कॉम्प्लेक्स फेवर करते हैं. पर क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हैवी चार्ज, दैट इज +3 चार्ज होने की वजह से. बट अगर आप उनको कंपेयर करो 3D सीरीज के साथ या 4D सीरीज के साथ कंपेयर करो, फर्स्ट ट्रांजिशन या सेकंड ट्रांजिशन के साथ, तो उतने रेडीली वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते जितने आसानी से वो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. बट सिंस आयंस आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज देन 3D सीरीज, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस वेरी रेडीली. बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ हैवी चार्ज. बट क्या इतने आसानी से बनाते हैं जितना ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं? नहीं. इसीलिए आप देखोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंटायर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहीं ना कहीं 3D सीरीज के इर्द गिर्द घूमती रहती है. ठीक है, आई होप आपका पहला पॉइंट क्लियर हो. सेकंड पॉइंट जो निकाला है, अमाइन कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फॉर्म्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन एज वाटर इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड. आप देखो, अगर आप अमाइन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हो, ठीक है, नहीं बनेंगे क्योंकि पानी जो होता है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है. और आप लोगों ने ये भी एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर ट्रांजिशन में पढ़ा था, डाउन द ग्रुप जब आप नीचे जाते हो तो जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है. ऑलमोस्ट सारे के सारे लिगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो आपके अमाइन, अब देखो ये ना फैक्चुअल चीज़ें हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सेकंड पॉइंट जो है ये फैक्चुअल पॉइंट है. याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो इसके ऊपर अच्छे से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है, अमाइन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते हैं पानी में क्योंकि वाटर स्ट्रॉन्गर लिगेंड है. लेकिन आप अमाइन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में जहां पर पानी नहीं प्रेजेंट हो. ठीक है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, जस्ट इसको पढ़ो और भूल जाओ. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी फ्यू स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विद कार्बोनिल साइनाइड. जो हमारे कार्बोनिल होते हैं, जो साइनाइड होता है या ऑर्गोमेटालिक ग्रुप होता है, उसके साथ बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. अब इसका रीजन मैं बता सकता हूँ. सी, हम सबको मालूम है कार्बोनिल में या साइनाइड में बैक बॉन्डिंग होती है. बैक बॉन्डिंग होने का रीजन क्या होता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनके पास d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है, p ऑर्बिटल्स भी होती है. सामने से जो लिगेंड आ रहा होता है उसके पास भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है. एंटी बॉन्डिंग, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या फिल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमारे पास होती है, आप लोगों ने एमओटी में पढ़ा होगा. बैक बॉन्डिंग जब बनती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो हमारे ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, एक तो उनका साइज छोटा होता है और सामने जो लिगेंड आ रहा है उसकी ऑर्बिटल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑर्बिटल का साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है. ये बैक बॉन्डिंग आपकी लेंथेनाइड्स में पॉसिबल नहीं है. लेंथेनाइड्स का एक तो साइज बड़ा है, दूसरी बात उनकी जो एफ ऑर्बिटल है वो काफी डीपली बरीड है, अंदर की तरफ होती है. इसीलिए आप देखोगे कि आपकी बैक बॉन्डिंग ना होने की वजह से कार्बोनिल और साइनाइड के साथ उतने स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते जितने ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स बनाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर विद चिलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड्स. जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जहाँ पे मतलब एक लिगेंड एक से ज़्यादा जगह से बाइंड कर सकता है, चिलेटिंग, वहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं क्योंकि वहाँ पे बाइंडिंग पावर और बाइंडिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. और दूसरी एक और बड़ी बात बताता हूँ कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो चिलेट्स लिगेंड को काफ़ी प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो लेंथेनाइड्स का साइज बड़ा होता है. साइज बड़े होने की वजह से जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं बड़े, जैसे EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एसिटाइल एसीटोन हो गया, ये बड़े बड़े लिगेंड्स हैं. तो ये उस मेटल को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर पाते हैं. छोटा अगर मेटल होगा तो ये जो स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काफ़ी डोमिनेंट हो जाता है. इस वजह से आप देखोगे कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लेंथेनाइड्स बड़े अच्छे बनाते हैं. और ये फैक्ट है, आप देखोगे कि लेंथेनाइड जो है इसी रीजन की वजह से हायर कोऑर्डिनेशन भी बनाते हैं. आपने देखा होगा ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 6 पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ऑक्टाहेड्रल के आगे हम जाते ही नहीं है. लेकिन अगर आप वहीं आप कोऑर्डिनेशन की बात करो लेंथेनाइड्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 12 ये कॉमन है.
इवन आपको 12 कोऑर्डिनेशन नंबर में मिलेगा जहाँ पे सीरियम ने बनाया हुआ। रीजन क्या है, बड़ा साइज होने की वजह से जब लिगेंड बॉन्ड बनाने आएगा तो लिगेंड खुल के बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बड़ी ऑर्बिटल्स हैं तो लिगेंड के जो एलिमेंट्स हैं वही आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाएगा। इस वजह से आपको हायर कोऑर्डिनेशन सिर्फ लैंथेनाइड्स में देखने मिलती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बिलो 6 आर अनकॉमन, होते ही नहीं है, 6 के नीचे लिगेंड्स लेते ही नहीं है। ऑकर्स ओनली विद बल्की लिगेंड, अगर बहुत ही ज्यादा बल्की लिगेंड है तो ही सिर्फ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8, 9 है। इवन 10 एंड 12 भी देखा जाता है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप लोगों ने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ऑक्टाहेड्रल होती है। अब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा? हायर कोऑर्डिनेशन नंबर पहली बात पॉसिबल होता है ड्यू टू देयर लार्जर साइज व्हिच प्रोड्यूसेस लेस स्ट्रेन ऑन लिगेंड। आई होप यू गॉट दिस। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट ऐड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 10 और 12 ऑकर करता है लैंथेनाइड्स में स्मॉल चीलेटिंग लिगेंड जो होते हैं NO3 और SO4 के साथ। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 10 और 12 तक भी चला जाता है। मैंने सीरियम का एग्जांपल आपको लेके बताया, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहीं तो इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। हाँ जी, ये देखिए, जब हम सीरियम नाइट्रेट की बात कर रहे थे जहाँ पे सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, NO3 6 टाइम्स प्रेजेंट होता है, वहाँ पे NO3 बाइडेंटेड लिगेंड होता है, यहाँ पे वो 6 बार प्रेजेंट है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 12। अगर आप देखो तो इस सीरियम को 12 जगह से बॉन्ड बनाया गया है। जो NO3 प्रेजेंट है ना, NO3, उसके जो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो दोनों के दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। तो सोचो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर तक हमारे पास और 12 इसका मैंने आइकोसाहेड्रॉन बताया था, आपकी इसकी ज्योमेट्री आइकोसाहेड्रॉन होती है, ये मैंने सिखाया था। इन हायर कोऑर्डिनेशंस को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हायर कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने अलग से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये ऐप पे बनाए हुए थे वीडियोस, तो उसमें से मैंने ये स्लाइड निकाली है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम सबको पता है, मेटल होगा सेंटर में, 6 लिगेंड्स आएंगे, 4 यहाँ पे होंगे, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। वी ऑल नो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे 8 फेसेस होते हैं, 6 पार्टिकल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 7, बस इसमें एक पार्टिकल ऐड हो जाता है, 4 पार्टिकल वहीं पे प्लेन में होंगे, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड हो जाता है, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल कहते हैं, इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। अगर आप फेसेस देखो, ऊपर 5 फेस हैं, नीचे 5 फेस बने हैं। देखो, जब इस पार्टिकल और इसको ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर ये एक फेस बनता है, कैन यू सी दिस? ट्रायंगुलर फेस बनता है। ऐसे यहाँ पे 4 फेस होंगे, ऑब्वियसली 4 कॉर्नर है, टेंट बना हुआ है और ऊपर एक है तो वो 4 कॉर्नर को टच करेगा, 4 ट्रायंगल बनेंगे, नीचे 4 हैं, तो 8 फेसेस होने की वजह से हम इसका नाम रखते हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर हमारे पास 10 फेसेस प्रेजेंट है, 10 फेसेस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 7। इस ज्योमेट्री का नाम पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, इसका नाम स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जिसको हम स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक कहते हैं, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ऊपर 4 एटम्स होंगे, नीचे 4 एटम्स होंगे। ये ऊपर के 4 और नीचे के 4 इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि बुक है मेरे पास, ये बुक है मेरे पास, ठीक है। अगर ये बुक और ये बुक ऐसे हो, पैरेलल हो, तो स्क्वायर प्रिज्मेटिक। लेकिन अगर एक बुक ऐसे ऐसे चली जाए, कैन यू सी दिस? आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये डिफरेंस देख रहे हो, ये डिफरेंस ये यहाँ पे, अगर ये मैच हो जाए तो स्क्वायर प्रिज्मेटिक, और अगर ये मैच ना हो और अगर ये इस तरीके से हो तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और अब बस इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दो ऐसे, तो दिस इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ट्रायंगुलर फेसेस वहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, ट्रायंगुलर फेसेस, हाँ, नॉट ऊपर का फेस, ट्रायंगुलर फेसेस, आपको 8 ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे, 8 पार्टिकल, 8 ट्रायंगुलर फेसेस, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 अगर आप बात करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में तो वही स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा, लेकिन नीचे अब एक एटम आ जाएगा। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में नीचे की तरफ एक एटम आ जाता है, तो 8 फेसेस ऑलरेडी थे, 4 के नीचे एक एटम आया तो 4 और ऐड हो गए, अब यहाँ पे 12 फेसेस हो जाते हैं। एक ज्योमेट्री ये है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की दूसरी एक ज्योमेट्री होती है जिसको कहा जाता है ट्राइकैप, जिसको ट्राइगोनल प्रिज्म कहा जाता है, ट्राइकैप, ये याद रखना, ट्राइकैप। अब इसमें क्या होता है, 3 एटम ऊपर होते हैं, 3 एटम नीचे होते हैं, और 3 एटम यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके की एक ज्योमेट्री पढ़ी होगी। अगर ये मेटल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर एक नीचे एक, राइट, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल जो था उसमें सिर्फ फर्क क्या हो गया, ये नीचे से हट गया होगा, ऊपर अब 3 एटम्स आ जाएंगे और नीचे अब इस तरीके से 3 एटम आ जाएंगे। ऊपर के 3 और नीचे के 3 जो होते हैं वो प्रिज्म बनाते हैं, कैसे प्रिज्म। अगर आप ये 3 हटा दो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ऐसे लगेगा जैसे प्रिज्म बन गया है। आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा 12th स्टैंडर्ड में, प्रिज्म ऐसा ही रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर होता है, इस तरीके से अगर आप देखोगे ऐसा होता था, आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से प्रिज्म था। बस उस प्रिज्म के अंदर क्या निकल गया, प्रिज्म के बीच में यहाँ पे 3 लिगेंड और आके खड़े हो गए, इसलिए इसको ट्राइकैप्ड कहा जाता है या ट्राइगोनल प्रिज्म भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, एक ये ज्योमेट्री है और एक ये ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेशन नंबर 10, अब वही स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक होगा, ऊपर एक होगा नीचे एक होगा, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक ऊपर एक नीचे एक, कितने फेसेस, बीच में 8 फेसेस बने थे वो हमने देखा। अब ऊपर 4 के ऊपर एक आया है तो 4 फेसेस ऊपर हो गए, 4 फेसेस नीचे हो गए, कुल मिला के कितने फेसेस हो जाएंगे, 16 फेसेस हमारे पास प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 11 में अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 11 में क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 हो जाएंगे पेंटागोनल, ऊपर भी 5 हो जाएंगे पेंटागोनल, पर नीचे का पेंटागन और ऊपर का पेंटागन में फर्क है। देखो अगर मैं ऐसा एक ट्राइंगल बनाऊं और उसके नीचे ऐसा एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये क्या दिखाता है, ये मुझे ये दिखाता है कि देखो भैया ये जो है ना ये अपोजिट ट्राइंगल्स हैं। सिमिलरली अगर मैं एक पेंटागन ऊपर बनाता हूँ इस तरीके से, ऐसा एक पेंटागन बनाता हूँ और ऐसा ही एक पेंटागन नीचे बनाता हूँ, बट इस बार जो पेंटागन नीचे बनाऊंगा वो अपोजिट फेस में होगा, इट विल बी इन अपोजिट फेस, तो उसके ऊपर एक एटम होगा, तो इसको हम कहेंगे 5 फेसेस ऊपर हैं, 10 फेसेस नीचे हैं, कुल मिला के 15 फेसेस हैं। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें लिगेंड कहाँ, मेटल कहाँ होगा, मेटल कहीं सेंटर में बैठा होगा, मेटल कहीं सेंटर में होगा, यहाँ पर भी मेटल कहीं सेंटर में होगा, इसके अगल बगल में ये सारे लिगेंड्स लगे हुए होते हैं। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको हम कहते हैं आइकोसाहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। यहाँ पे पेंटागोनल बाई पेंटागोनल ऊपर भी होगा, पेंटागोनल नीचे भी होगा, ऊपर भी एक एलिमेंट होगा, नीचे भी एक एलिमेंट होगा, इस तरीके की ज्योमेट्री निकल के आती है। आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सेंटर में आपका मेटल बैठा होगा, 5 फेसेस ऊपर होंगे, 5 फेसेस नीचे होंगे, 10 फेसेस बीच में होंगे, कुल मिला के 20 फेसेस निकल कर आते हैं और 12 पार्टिकल्स होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो दिस इज हायर कोऑर्डिनेशन विच इज पॉसिबल इन लैंथेनाइड्स। आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये हायर कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ या देयर लार्जर साइज, उनका साइज बड़ा होने की वजह से लिगेंड आराम से आके उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक फॉर लैंथेनाइड्स, जिसको हम कहते हैं शिफ्ट्स रिएजेंट। इसके ऊपर CSIR नेट में और TIFR गेट वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली शिफ्ट्स रिएजेंट क्या होते हैं, शिफ्ट्स रिएजेंट को हम NMR में यूज करते हैं ग्राफ को स्मूथन करके, ग्राफ को कहते हैं ना, ग्राफ में एक सिंपल लैंग्वेज में अगर NMR आपने पढ़ी होगी तो आपको समझेगा। जो हमारे पास NMR का ग्राफ आता है उसको एलोबरेट करने के लिए, या मैं एक तरीके से कह सकता हूँ स्प्रेड आउट करने के लिए, पीक्स जो अगर कंजेस्टेड है, हमको प्रॉपर ग्राफ रीड करने नहीं हो रहा है, तो हम शिफ्ट रिएजेंट्स का यूज करते हैं कि जिससे जो हमारा ग्राफ निकलेगा वो काफी स्मूथ ग्राफ निकलेगा और हमें ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। सी ग्राफ को स्मूथ या शार्प बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। आप एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो तो जो पीक्स आएंगी वो काफी स्मूथ एंड काफी शार्प आएंगे, जिससे हम मॉलिक्यूलर एलुसिडेशन कर पाते हैं। आपने NMR का ग्राफ का पीक्स वगैरह पढ़ा होगा। दूसरा है आप शिफ्ट रिएजेंट यूज कर सकते हो, वन ऑफ द मेथड इज शिफ्ट रिएजेंट। तो शिफ्ट रिएजेंट बेसिकली क्या होते हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ना उनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन उसमें जो लिगेंड लगा होगा वो ऑर्गेनिक लिगेंड होगा, आपका नॉर्मल लिगेंड नहीं होगा। जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ DPM। अब DPM का नाम देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिस डाई वेलोमिथेनेटो, या ये एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है। एक है FOD फोर्ड, अब इसका नाम देखो ये लंबा चौड़ा, आपको नाम याद नहीं रखना है और ना ही आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना, ना ही आपको DPM याद रखना, ना ही आपको FOD याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि शिफ्ट रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जहां पर आपके पास एक लैंथेनाइड लगा होगा और ऑर्गेनिक लिगेंड आपके पास कहीं उसके साथ अटैच होता है, उसको शिफ्ट रिएजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लैंथेनाइड है, ये FOD इसके साथ अटैच है, ये DPM इसके साथ अटैच है, ये शिफ्ट रिएजेंट होगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना याद रखना। मोर शिफ्ट रिएजेंट्स जैसे यूरोपियम का DPM हो सकता है, यहाँ पे लैंथेनम की जगह यूरोपियम अगर आप डाल दो, या यूरोपियम का FOD थ्राइस के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के शिफ्ट रिएजेंट हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड हो सकता है ना, जरूरी है क्या हमारे पास DPM या FOD होगा, कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड हो सकता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स और हमारी रिसर्च ही आजकल उन पे होती है। वे कीप ऑन मॉडिफाइंग लिगेंड्स, नए लिगेंड्स बनाते रहते हैं, फिर उनकी एफिशिएंसी चेक करते होते हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन करते रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस आता है क्या। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शिफ्ट रिएजेंट हमारे पास जो पॉसिबल है, ठीक है। तो इतना याद रखना शिफ्ट रिएजेंट कहाँ काम आते हैं। शिफ्ट रिएजेंट्स प्रोवाइड अ मेथड फॉर स्प्रेडिंग आउट NMR एब्जॉर्प्शन पैटर्न विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बिना इंक्रीज किए अगर आपको ग्राफ को स्प्रेड आउट करना है, अच्छा शार्प एंड वेल रिजॉल्व ग्राफ अगर आपको चाहिए, तो आप शिफ्ट रिएजेंट्स का यूज करते हो, जो कि रेयर अर्थ मेटल्स के ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसके साथ आपका एंटायर लैंथेनाइड्स खत्म होता है। एक्टेनाइड्स मैं वक्त के साथ डालूंगा, अगर आज मुझे ऐसा लगता है मुझे डालना चाहिए। एक्टेनाइड से इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आते जितने लैंथेनाइड से आते हैं। सो प्लीज आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा, आपको ये पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट, हम काफी अच्छे कंटेंट वहां पे डालते रहते हैं। एंड अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करो। और आप जैसे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जाके बताइए भैया कि एंटायर लेंथेनाइट्स हमने फ्री में डाल रखी है यूट्यूब पे, आप आके वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाय, टेक केयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।